हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज अपन इस वीडियो में नीट काउंसलिंग 2024 की जितनी भी डिटेल है, किस तरीके से काउंसलिंग होगी, किस तरीके से हमें कॉलेज फिलअप करना है, कौन सा राउंड किस तरीके से हमें फॉलोअप करना है, कौन सी कॉलेज को किस तरीके से हम अलॉट कराएंगे और सारी प्रोसेसेस के बारे में हम एक एक करके इस वीडियो में सारी चीज़ें आप ध्यान से देखते जाना। आपको एक एक चीज़ें पसंद आएगी। और ये वीडियो बनाने का सिंपल सा पर्पज़ ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो नीट की तैयारी करने के टाइम वो 10,000 रुपये 5,000 रुपये फीस ना दे सकते हैं कोचिंग में, तो वो पेड रजिस्ट्रेशन के लिए तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में होंगे। इसलिए आप घर बैठे भी काउंसलिंग कर सकते हैं। अगर आपके पास में ठीक ठाक नेट है और ठीक ठाक तरीके का एक फ़ोन है तो आप घर बैठे भी काउंसलिंग कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है नहीं, लेकिन प्रोसेसेस आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको प्रोसेस पता नहीं है तो फिर आप काउंसलिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम गेन करेंगे या फिर प्रॉब्लम फेस करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिख रखा कंप्लीट डिटेल वीडियो है जिसमें हम नीट काउंसलिंग 2024 ऑल इंडिया काउंसलिंग की हम बात करेंगे। ऑल इंडिया कोटा से जो भी काउंसलिंग होने वाली है उसकी बात करेंगे। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि काउंसलिंग जब हम कर रहे हैं तो कौन सी कॉलेज में या फिर किस टाइप की कॉलेज में कितने % सीट पे हम ऑल इंडिया काउंसलिंग करा सकते हैं। तो देखो 15% सीट पे ऑल इंडिया में जितने भी मेडिकल कॉलेज है, चाहे वो कोई सी स्टेट से भी आ रही है कॉलेज, 15% सीटों पे हम सभी काउंसलिंग करा सकते हैं। चाहे हम किसी भी स्टेट से आके किसी भी स्टेट में काउंसलिंग करा सकते हैं या फिर कॉलेज ले सकते हैं ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू। ESI कोटा में भी 15% है, IP कोटा DU कोटा में भी हम 15% सीट पे काउंसलिंग करा के हम चाहे किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं लेकिन यहाँ पे हमें सीट मिलेगी। AFMC डीम्ड यूनिवर्सिटी BSc नर्सिंग, ये ऑल इंडिया काउंसलिंग से इनकी सीटें फिलअप की जाती है। एम्स में 100% सीट ऑल इंडिया काउंसलिंग से भरी जाएगी। BHU AMU में 100% सीट। जिपमर में कुछ एक सीट जो है वो स्टेट के लिए रिजर्व है, लेकिन जिपमर की सीट भी ऑल इंडिया काउंसलिंग से ही भरी जाती है। तो हम इससे थोड़ा सा आगे चल के देखते हैं बातें कि हाँ देखो, अब मैंने यहाँ पे लिख रखा कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम काउंसलिंग करेंगे तो हमें पता रहना चाहिए। सबसे पहली स्टेप बाय स्टेप में आपको एक एक चीज़ें समझा देता हूँ। स्टेप्स ये है कि सबसे पहले जब भी काउंसलिंग का नोटिफिकेशन आएगा, क्योंकि सबसे पहले नोटिफिकेशन ही आएगा, नोटिफिकेशन के बाद में हमें साइट पता चल जाएगी कौन सी साइट पे हमें जाके लॉगिन कर लेना है। तो लॉगिन हम करेंगे mcc.nic.in पे हम लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद में हमें करना है सबसे पहले रजिस्ट्रेशन। अब रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपके पास में क्या होना चाहिए? रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपके पास में एक तो जब भी आपने नीट का फॉर्म फिलअप किया था उस टाइम का जो ईमेल एड्रेस है और उस टाइम जब आपने जो भी मोबाइल नंबर यूज किए फ़ोन के, वो आपके पास में होना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं होगा तो फिर आप लॉगिन नहीं कर सकते, मतलब आप काउंसलिंग नहीं कर सकते। तो ये तो सारे बच्चों के पास में होगा। दूसरी बात, रजिस्ट्रेशन के बाद में हमें पेमेंट देना है। पेमेंट में 2 टाइप के पेमेंट होंगे, एक होगी रजिस्ट्रेशन फी और एक होगी सिक्योरिटी फी, जो मैं अगली स्लाइड में आपको इसमें बता दूंगा। फिर हम पेमेंट देने के बाद में हम चॉइस फिलिंग करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कोई है काउंसलिंग में तो वो चॉइस फिलिंग है, क्योंकि चॉइस फिल हम अगर गलत तरीके से कर देंगे तो हमें एक अच्छी कॉलेज मिल रही है, उसके बावजूद हमें एक फर्जी सा कॉलेज या फिर ठीक ठाक कॉलेज लेके निकल जाएंगे। फिर चॉइस फिलिंग के बाद में हमें मिलेगा रिजल्ट कि आपको कौन सी सीट अलॉट हुई है या फिर नहीं हुई है। और सीट अलॉट हो गई है तो हमें फाइनली जिस चीज़ का इंतजार था, रिपोर्टिंग हमें करनी है उसके बाद में। अब यहाँ पे देखना आगे की बात जो है, कोर्सेज जो है इस ऑल इंडिया काउंसलिंग में कोर्सेज कौन कौन से कोर्सेज की काउंसलिंग होगी, तो MBBS की होगी, BDS की होगी और BSc नर्सिंग की काउंसलिंग यहाँ से होगी। प्रोसेसेज क्या रहेगी? फी का मैं पहले स्ट्रक्चर आपको बता देता हूँ कि फी किस तरीके से हम फिलअप करेंगे। रजिस्ट्रेशन फी होगी और सिक्योरिटी मनी होगी। रजिस्ट्रेशन फी बोल सकते हैं, सिक्योरिटी फी बोल सकते हैं। रजिस्ट्रेशन फी होगी नॉन रिफंडेबल, मतलब ये एक बार आपने जमा करवा दी तो आपको वापस नहीं मिलेगी। कौन सी फी? नॉन रिफंडेबल फी, जिसे हम रजिस्ट्रेशन फी बोलते हैं। और सिक्योरिटी फी तो ये गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, डीम्ड यूनिवर्सिटी दोनों के लिए अलग अलग है। गवर्नमेंट कॉलेज के लिए अगर आप काउंसलिंग कर रहे हैं तो आपको 1,000 रुपये रजिस्ट्रेशन फी देनी है और आपको 10,000 रुपये सिक्योरिटी फी देनी है। उसके बाद में सिक्योरिटी मनी में आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि यहाँ पे डीम्ड यूनिवर्सिटी की अगर आप काउंसलिंग करा रहे हैं तो आपको 5,000 रुपये रजिस्ट्रेशन फी देनी है। ये दोनों आपको वापस मिल जाए, ये दोनों आपको वापस नहीं मिलेगा, लेकिन ये आपको वापस मिल जाएगा। तो डीम्ड यूनिवर्सिटी की जब भी काउंसलिंग करेंगे तो आपको कितने रुपए मिल जाएंगे? 2 लाख रुपए मिलेंगे नहीं, 2 लाख रुपए आपको जमा कराना है। किसका? ये जो सिक्योरिटी मनी का डीम्ड यूनिवर्सिटी के केस में। दूसरी बात इससे जब हम आगे चलेंगे तो हमें काउंसलिंग का राउंड के बारे में आइडिया रहना चाहिए कि कौन कौन से राउंड चलने वाले, कितने राउंड चलने वाले। तो राउंड फर्स्ट चलेगा, सेकंड चलेगा, थर्ड राउंड जिसे अपन मोपअप राउंड से भी जान जाएंगे आगे चल के। फिर राउंड 4 चलेगा और एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड भी इसे अपन बोलते हैं। इसके बाद में बोलते हैं कि चॉइस फिलिंग जो है,
चॉइस फिलिंग वाला जो केस है, चॉइस फिलिंग में हम कितनी कॉलेज को चॉइस कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। मिनिमम एक सिंगल कॉलेज होनी चाहिए, वन कॉलेज। दूसरी बात, कितनी मैक्सिमम कर सकते हैं, तो जितनी भी कॉलेज इंडिया में, ऑल इंडिया में, उन सभी कॉलेज को हम फिलअप कर सकते हैं किसमें, चॉइस फिलिंग में। उसके बाद में चॉइस फिलिंग के बाद में आपको चॉइस को लॉक करना है। चॉइस को क्या करना है, अपन को चॉइस लॉकिंग करनी है। अगर आपने लॉक कर दी, क्योंकि जब भी चॉइस फिलिंग की जाएगी तो 4-5 दिन तक चॉइस फिलिंग नहीं होगी, 1 या 2 दिन तक चॉइस फिलिंग का वो रहेगा। चॉइस फिलिंग करने के बाद में आपको चॉइस को लॉक कर देना। अगर आपने लॉक किया नहीं है तो ऑटोमेटिक भी लॉक हो जाती है, ऑटोमेटिक लॉक हो जाती है। तो इसमें चॉइस लॉक में आपको ज़्यादा सीरियस नहीं होना, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चॉइस फिलिंग आपको कर लेनी अच्छे से। इसके बाद में राउंड फर्स्ट की बात करते हैं, कौन सा राउंड किस तरीके से जाएगा। एक एक बात ध्यान से सुनते जाना। राउंड फर्स्ट में हमें क्या मिलेगा, राउंड फर्स्ट में हमें किस तरीके से, जब हमने रजिस्ट्रेशन करा लिया, हमें पेमेंट जमा करवा दिया, अब राउंड फर्स्ट का आएगा रिजल्ट। अगर राउंड फर्स्ट के रिजल्ट में, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, राउंड फर्स्ट के रिजल्ट में हमें क्या क्या मिलने वाला है। देखो, एक तो मिलने वाला है कि सीट मिलेगी। सीट मिल गई तो क्या होगा, सीट नहीं मिली तो क्या होगा भाई। अगर आपको पहले राउंड में सीट नहीं मिली है तो आपको फिर सेकंड राउंड में जाना पड़ेगा, और सेकंड राउंड में सेम प्रोसेस करानी पड़ेगी। कौन सी प्रोसेस, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, फी देनी पड़ेगी। अगर आपने पहले फी दे दी है तो आपको फी नहीं देनी है, सीधी चॉइस फिलिंग करनी है, और उसके बाद में रिजल्ट मिलेगा, फिर आपको रिपोर्ट कर जाना अगर सीट मिल जाती है। लेकिन अगर पहले राउंड में आपको सीट अलॉट हो गई तो क्या क्या केसेस बनेगी, ध्यान से देखना। पहले राउंड में सीट अलॉट हुई और आपको पता लगा कि नहीं, जो कॉलेज मुझे चाहिए थी, मेरी ड्रीम कॉलेज जो थी वो मुझे मिल गई, तो आपने एडमिशन डन करवा दिया। एडमिशन डन कराया तो आपकी काउंसलिंग यहीं पे स्टॉप हो गई। अगर आपने एडमिशन डन करवाया तो आपकी काउंसलिंग यहीं पे रुक गई है। अब आपको काउंसलिंग आगे कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपने एडमिशन ले लिया है, तो आप दूसरी कॉलेज के लिए काउंसलिंग में ना जाए, यहीं पे आपकी काउंसलिंग स्टॉप हो गई। सिंपल सी बात तो ये हो गई। फिर अगर आपको लगा कि मुझे सीट तो मिल गई है, लेकिन मेरे नंबर बहुत अच्छे हैं, तो मुझे इस सेकंड राउंड में अच्छी सीट मिल सकती है, इसलिए आप क्या कर सकते हैं, उस सीट पे अपग्रेडेशन कर सकते हैं। आप अपग्रेडेशन कर सकते हैं जो काउंसलिंग आप करा रहे हैं। तो इस सीट पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम कर सकते हैं अपग्रेडेशन। अपग्रेडेशन करेंगे तो आपकी जो सीट है, जो आपको पहले राउंड में मिल गई, वो आपकी सीट रिजर्व रहेगी। रिजर्व रहेगी मतलब अगर आपको गलती से सेकंड राउंड में सीट नहीं मिली तो पहले राउंड की सीट आपके लिए सेफ है। मतलब आपको सेकंड राउंड में सीट नहीं मिली तो पहले सीट पे वापस आ सकते हो, जो कि आपको पहले पसंद नहीं आई थी, लेकिन फिर अगर आपको सीट नहीं मिल रही तो फिर वापस ले सकते हो, तो ये आपके लिए रिजर्व रहेगी। दूसरी बात यह है कि सीट आपको मिल गई है, आपका मन कर रहा है कि मुझे ये सीट नहीं चाहिए, तो आप कुछ मत करो, आप चुपचाप बैठे रहो। चुपचाप बैठे रहने को हम फ्री एग्जिट बोलते हैं। चुपचाप बैठे रहने को क्या बोलते हैं, फ्री एग्जिट। फ्री एग्जिट में आपको रिपोर्ट नहीं करना है, और रिपोर्ट नहीं करोगे मतलब आपने वो सीट छोड़ दी है, मतलब वो सीट अब किसी दूसरे बच्चे को मिल जाएगी। इसका मतलब यहाँ पे सीट का नुकसान नहीं होगा। ये हुई फर्स्ट राउंड के रिजल्ट की बात। अब देखो इसके बाद में क्या होने वाला, इसके बाद में होने वाला है सेकंड राउंड चलेगा। तो सेकंड राउंड में हमारा होगा फ्रेश रजिस्ट्रेशन। फ्रेश रजिस्ट्रेशन किसका होगा, जिसने पहले राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन किया ही नहीं था। जिस बच्चे ने पहले राउंड में रजिस्ट्रेशन कर दिया था उस बच्चे को फ्रेश रजिस्ट्रेशन अब दोबारा से करने की जरूरत नहीं है। लेकिन फ्रेश रजिस्ट्रेशन जिसने फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेशन नहीं लिया था वो करा सकता है। जिसने रजिस्ट्रेशन पहले राउंड में नहीं कराया था वो करा सकता है। और अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो फिर आप वो पहली जो प्रोसेस थी सेम प्रोसेस आपको फॉलो कर लेना है कि रजिस्ट्रेशन कराना, पेमेंट देना, वो सारी प्रोसेस आपको फॉलो करनी है। उसके बाद में जिसने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था और जिस स्टूडेंट ने रिपोर्ट भी नहीं किया था, जिस स्टूडेंट ने कॉलेज पे रिपोर्टिंग नहीं की थी, क्योंकि इसको फर्स्ट राउंड में सीट मिल गई थी लेकिन इसने रिपोर्ट नहीं किया, तो आप भी क्या करा सकते हो, रजिस्ट्रेशन दोबारा से कराने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको चॉइस फिलिंग में ध्यान रखना है। उसके बाद में नॉट गेट एनी सीट, जिसको सीट नहीं मिली है वो उसको रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में जिसने अपग्रेडेशन लगाया है उसको भी रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। तो रजिस्ट्रेशन किस किस को कराने की जरूरत नहीं है, जिसने रिपोर्ट नहीं किया हो, मतलब जिसने फ्री एग्जिट लिया हो, और जिसको सीट नहीं मिली हो, और जिसने अपग्रेडेशन किया हो, उसको रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना है। ये बात याद रखनी है। और नॉट फ्रेश चॉइस, लेकिन आपको फ्रेश चॉइस यहाँ पे करनी पड़ेगी, यहाँ पे भी फ्रेश चॉइस करनी पड़ेगी और इस केस में फ्रेश चॉइस करनी पड़ेगी। ये हुआ सेकंड राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन का फिनोमिना कि फ्रेश रजिस्ट्रेशन किस किस को करवाना है। जिसने पहले राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया वो करवा दो और प्रोसेस सेम रहेगी। जिसको रजिस्ट्रेशन नहीं मिला था, मतलब जिसको रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है वो ये रिपोर्ट नहीं करने वाले, सीट नहीं मिलाने वाले और अपग्रेडेशन करने वालों को, इनको रजिस्ट्रेशन नहीं कराना। तो सिंपल सी बात है, तो आपको समझ में आ गई होगी। देखो नेक्स्ट बार
हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि अब सेकंड राउंड में जब आपने रजिस्ट्रेशन कराया तो आपको रिजल्ट मिला होगा, रिजल्ट में क्या क्या हो सकता है, या तो सीट मिलेगी या तो सीट नहीं मिलेगी। तो एक तो वो बच्चे हो गए जिन्होंने अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई किया था, अपग्रेडेशन में क्या होगा, सीट मिलेगी, सीट मिलेगी तो आपने एडमिशन कराया, एडमिशन जैसे ही आपने कराया आपकी काउंसलिंग क्या हो गई, स्टॉप हो गई। दूसरी बात, सीट अगर आपको मिली है और आपने एडमिशन अब नहीं लिया है, अगर सीट आपको मिल गई और एडमिशन आपने नहीं लिया, नो एडमिशन, तो आपकी सिक्योरिटी मनी का आपको क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, आपकी सिक्योरिटी मनी फॉरबिट हो जाएगी। सिक्योरिटी मनी अगर आपकी फॉरबिट हो गई तो अब आप थर्ड राउंड में जाओगे तो आपको दोबारा से सिक्योरिटी मनी जमा करवानी पड़ेगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि सेकंड राउंड में अगर आपने रजिस्ट्रेशन जो कराया था और आपको सीट मिल गई और आपने एडमिशन नहीं लिया तो आपकी सिक्योरिटी मनी चली जाएगी, अब आपको सिक्योरिटी मनी नहीं मिलेगी। तीसरा क्या केस बन सकता है, अपग्रेडेशन के केस में आपको सीट मिला ही नहीं मिला तो आप फर्स्ट राउंड वाली सीट जो आपकी रिजर्व थी उसको वापस ले सकते हैं। क्या इतनी बात समझ में आई? ओके। अब देखो फ्रेश रजिस्ट्रेशन इसमें जो करा के आए थे सेकंड राउंड में, जो जिन जिन बच्चों ने फ्रेश रजिस्ट्रेशन कराया था उनको अगर सीट मिल गई है तो एडमिशन करा दो, एडमिशन कराओगे तो यहाँ पे काउंसलिंग हो जाएगी स्टॉप। दूसरी बात, अगर आपने एडमिशन नहीं लिया तो वही सिक्योरिटी मनी फिर से आपको लॉस करना पड़ेगा, सिक्योरिटी मनी आपकी चली जाएगी। तीसरा केस ये बनेगा कि अगर आपको सीट मिली नहीं, सेकंड राउंड में भी सीट नहीं मिली, फ्रेश रजिस्ट्रेशन कराने के बाद में आपको सीट नहीं मिली, तो आप थर्ड राउंड के लिए चले जाओ। आपको दोबारा से यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है, बस सिर्फ और सिर्फ आपको चॉइस फिलिंग में आना है थर्ड राउंड में जब आप चलेंगे। इसके बाद में देखो सारी बातें समझ में आ रही होगी, नहीं समझ में आए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछना, मैं आपको फिर से समझा दूंगा, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। थर्ड राउंड में अब रजिस्ट्रेशन, फ्रेश रजिस्ट्रेशन किस किस को कराना है। फ्रेश रजिस्ट्रेशन देखो, सीट अलॉट इन सेकंड राउंड, देखो आपको सेकंड राउंड में सीट मिल गई थी लेकिन आपने सिक्योरिटी मनी का लॉस करा के यहाँ पे सीट नहीं ली तो आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन कराओ दोबारा से। थर्ड राउंड के लिए आपको फिर से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और ये फ्रेश रजिस्ट्रेशन कराने का लास्ट मौका है, इसके बाद में रजिस्ट्रेशन नहीं होने वाला है। तो थर्ड राउंड तक आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। कौन कौन करा सकता है? सेकंड राउंड में जिसने सिक्योरिटी मनी का लॉस करके एग्जिट ले लिया था वो रजिस्ट्रेशन फ्रेश कराना पड़ेगा। नॉट रजिस्ट्रेशन इन फर्स्ट और सेकंड राउंड, फर्स्ट और सेकंड राउंड में जिसने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था उसको भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन दोबारा से कराना पड़ेगा ही पड़ेगा। नो रजिस्ट्रेशन, किस को रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है? जिस बच्चे को इसमें थर्ड राउंड में सीट नहीं मिली थी उसको रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है। किसको नहीं कराना है? जिस बच्चे को क्या नहीं मिला था, जिस बच्चे को यहाँ पे सीट नहीं मिली थी फर्स्ट और सेकंड राउंड में उसको रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? हाँ, आपको इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। चलो इसके बाद में हम आगे चलते हैं। तो अब आएगा थर्ड राउंड का रिजल्ट। थर्ड राउंड के रिजल्ट में क्या क्या होने वाला देखो, अगर आपको सीट मिली है तो आप एडमिशन डन कराओ और आप अपनी काउंसलिंग को रोको। काउंसलिंग रुक गई मतलब आपका एडमिशन हो गया डन। अगर आप बोल रहे हो कि मुझे थर्ड राउंड की जो सीट मिली है उसमें एडमिशन नहीं लेना है, नॉट टेक एडमिशन, तो आपको फीस रिटर्न नहीं मिलेगी, ये बात आपको याद रखनी है। इसके बाद में नॉट अलाउ फॉर एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड, आपने थर्ड राउंड में आपको यहाँ पे सीट मिल गई थी लेकिन आपने सीट नहीं ली तो आप एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेशन नहीं ले सकते, मतलब अब आप ऑल इंडिया काउंसलिंग से बाहर हो गए हैं अगर आपने सीट नहीं ली है और आपकी सिक्योरिटी मनी भी चली गई है। फिर ये बोलते हैं कि अब यहाँ पे हमने सीट नहीं ली तो अब हम क्या करें, तो आप स्टेट काउंसलिंग के लिए जा सकते हैं। आप क्योंकि आपको सीट यहाँ पे नहीं लेनी है और आप नहीं लेनी मतलब आपने सिक्योरिटी मनी का लॉस कराया, उसके बावजूद अब आप स्टेट काउंसलिंग में जा सकते हैं। तो थर्ड राउंड तक आप अगर आप जाएं तो आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे अब स्टेट राउंड में जाना है कि ऑल इंडिया काउंसलिंग में जाना है, सोच समझ के थोड़ा सा जाना है आपको। सीट नॉट अलॉट, तो आप स्ट्रो वैकेंसी राउंड के लिए अपने आप ही एलिजिबल हो गए हैं। अगर आपको सीट नहीं मिली है थर्ड राउंड में तो स्ट्रो वैकेंसी के लिए आप अपने आप ही आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, और आपको सीट नहीं मिली है तो आप स्टेट काउंसलिंग में भी जा सकते हैं। तो दोनों केस में ही आप ऐसा कर सकते हैं। इसके बाद में आगे की बात आप ध्यान से सुनते जाना कि जिस बच्चे को फोर्थ राउंड स्ट्रो वैकेंसी राउंड में जाना है तो उसको फ्रेश रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब स्ट्रो वैकेंसी राउंड में फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं होगा क्योंकि थर्ड राउंड लास्ट राउंड था जिसमें आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अब बोलते हैं नॉट अलाउड, कौन कौन यहाँ पे अलाउड नहीं है? सीट अलॉटेड इन राउंड फर्स्ट और सेकंड, जिसको सीट फर्स्ट राउंड में सेकंड राउंड में मिल गई वो यहाँ पे अलाउ नहीं होंगे। मॉपअप अलॉटेड लेकिन उन्होंने रिपोर्ट नहीं किया वो भी यहाँ पे नहीं आ सकते। ज्वाइन इन मॉपअप राउंड, जिस बच्चे ने
कॉलेज ज्वाइन कर ली वो भी 4th राउंड में, वो ये नहीं कर सकता कि मैं अब अच्छे से काउंसलिंग करा के और मतलब है अच्छी सी कॉलेज फिर से ले लूँ, वो यहाँ पे पार्टिसिपेट ही नहीं हो सकते। लास्ट में नॉट रजिस्ट्रेशन इन एनी राउंड, जिस बच्चे का रजिस्ट्रेशन किसी भी राउंड में नहीं हुआ है वो भी यहाँ पे नहीं आ सकता। किसमें? स्टॉप वैकेंसी राउंड में। आपको मेरे हिसाब से सारी बातें समझ में आई होगी, नहीं समझ में आई तो एक एक बात को मैं आपको कमेंट सेक्शन में जरूर समझा दूंगा। अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे आप जरूर पूछना कमेंट सेक्शन में, आप कमेंट करके मुझे और भी बहुत सारी चीज़ें पूछ सकते हैं। चॉइस फिलिंग में बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आएगी, इसलिए मैं आपके चॉइस फिलिंग के लिए एक अच्छा सा वीडियो लेके आऊंगा जिसमें मैं आपको रैंक वाइज कॉलेज बता दूंगा कि 2024 में कौन सी मेडिकल कॉलेज को कौन सी रैंक मिली है, और उस रैंक के अकॉर्डिंग आप ये डिसाइड करना कि मुझे कौन सी कॉलेज लेनी है, मुझे ऑल इंडिया काउंसलिंग की कॉलेज लेनी है कि या फिर मेरे स्टेट में अच्छी मेडिकल कॉलेज है उसकी मुझे सीट अलॉट करवानी है। अब वो स्टेट राउंड से जाना है कि ऑल इंडिया राउंड से जाना है वो आपके स्टेट पे भी डिपेंड करेगा। इसलिए सारे बच्चे ध्यान से मेरी बात सुनते सुनते जाना और अपनी काउंसलिंग को अच्छे से कराना ताकि आपको अच्छे नंबरों पे अच्छी मेडिकल कॉलेज मिले। कई बार ऐसा होता है कि अच्छे नंबरों पे अच्छी मेडिकल कॉलेज नहीं मिलती, अच्छे नंबरों पे घटिया मेडिकल कॉलेज मिल जाती है, ठीक ठाक मेडिकल कॉलेज मिल जाती है। इसलिए सारे बच्चे काउंसलिंग में थोड़ा सा एक्टिव रहें। और जिन बच्चों को पता लग गया है कि मुझे अब कुछ नहीं हो सकता, सुप्रीम कोर्ट ने जो भी ऑर्डर देना था दे दिया, गवर्नमेंट हमारे फेवर में नहीं है, तो अब हमें सीरियस होकर 2025 नीट की तैयारी करनी चाहिए। अदरवाइज तो किसी दूसरे कोर्सेज में एडमिशन लेके अपने लाइफ को कंटिन्यू रखना चाहिए। ओके, जय हिंद, थैंक यू।